नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। ये बजट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। बजट पेश करने के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य में नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर का हो चुका है। फसल सघनता जो 2016-17 में 162.7% थी, वर्ष 2024-25 में 193.7% हो चुकी है। वर्ष 2016-17 की 5878 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 माह दिसंबर 2025 तक 55.16% बढ़ोतरी करते हुए 9,120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई है। लोकलेखा से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 17 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% 3% से कम है। माननीय हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है, उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। बात अनमोल बहुत है, ये जिंदगी के लिए बता रहा हूं फलसफा मैं हर किसी के लिए। पोष सकते हो तो दुखियों के पोष लो आंसू, न जिए आप फकत अपनी ही खुशी की। मानवर
माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं ये बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं यहाँ पर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पेश करने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 10वां बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया। बजट में पिछली बार के मुकाबले लगभग 80,000 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज की इस विशेष मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आप
आपने इस चीज को बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारे एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में
हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए EI मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर SHGs के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं SHGs के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में एक नई प्रगति की है, एक नया प्रयास किया है। और इस प्रयास के अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस राज्य में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और प्रदेश के अंदर सबसे अधिक 5,46,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या? हमने टर्सरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजेस को विकसित किया है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस इसमें विकसित हो रहे हैं। हर जिले के अंदर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ ही वहां पे रेडियोलॉजी की व्यवस्था, खासतौर पर MRI, CT, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, इन सब की व्यवस्था का प्रावधान जनपद स्तर पर करने की तैयारी के साथ ही नेक्स्ट स्तर पर इस बजट में देश का यह पहला सेंटर होगा जिसको हम SCPGI में करने जा रहे हैं। टर्सरी के बाद
क्वार्टरली हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। और यह एक बड़ी घोषणा है यूपी की दृष्टि से, खासतौर पर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा सेंटर SCPGI इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही प्रदेश ने उन जनपदों में, जिन जनपदों में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस के साथ संबद्ध किया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कार्यक्रम को बनाने की एक प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ सके, ये इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य वन हेल्थ मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास का निर्माण हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर रोड सेफ्टी की दृष्टि से, रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक प्रावधान करने के साथ साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, कोई आपदा आती है, उन स्थितियों में ट्रॉमा हमारा उतना ही सशक्त हो, इसके लिए ट्रॉमा के लिए भी नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में इसके लिए की है। और प्रदेश के अंदर मेडिकल के सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी मिडटेक की स्थापना हो। इसमें AI रोबोटिक हम सहायता से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, अन्य जनपदों में उपलब्ध करवा सके। इसके लिए वर्तमान में हमारे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक SCPGI लखनऊ में और दूसरा IIT कानपुर के साथ मिलकर के राज्य सरकार इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें कार्य हमारा चल रहा है। हमने इसमें धनराशि की व्यवस्था भी की है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए, खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में या कोई ट्रेनिंग ले रही दिव्यांग छात्रा के लिए ट्राईसाइकिल यानी मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर DDRC की स्थापना हो, दिव्यांग जनों के लिए उनके नजदीक के सेंटर में ही कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण हो सके, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अन्य जनपदों की दृष्टि से, खासतौर पर कुछ जनपद हैं अयोध्या, मथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर, जहां पे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्थित दिव्यांग जनों के लिए विद्यालय होते हैं, इसके निर्माण की कार्रवाई को भी इसमें हमने इसकी व्यवस्था इसके साथ की है। प्रदेश के अंदर यानी ये इस दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी अन्य 9 जनपदों में भी गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में यहां पे विशेष जो दिव्यांगजन बच्चे 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे, उनके प्रशिक्षण और उनके शिक्षण के लिए विशेष एक प्रावधान इसमें भी किया गया है। इसमें प्रदेश ने यह भी एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मित्रों, जो मैंने पहले भी कहा, आज का ये बजट एक विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उन संकल्पनाओं को समर्पित है जो 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। और पिछले 9 वर्ष के सभी उन
उससे पहले की उस जड़ता को, जिसने प्रदेश के अंदर बॉटल नेक्स को समाप्त करते हुए, अपने बीमारू स्टेटस को समाप्त करते हुए, दूर करते हुए, आज भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में यह आगे बढ़ रहा है और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का आज वित्त मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट, यह उत्तर प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं को पूरा करने, जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार, महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाने और 2029-30 में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दिशा में आज यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। अपने सभी दोनों वरिष्ठ सहयोगियों, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, श्री ब्रजेश पाठक जी को, मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों को और सभी उन अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेहनत से उत्तर प्रदेश के 2026-27 के इस बजट को बनाने और अपना सकारात्मक योगदान से उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में उन्होंने एक नई उस भूमिका को प्रस्तुत किया है कि सिस्टम वही है लेकिन लीडरशिप बदलती है, कैसे चेंज आता है, वह चेंज आज यहां पर इस बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश 9,12,000 करोड़ रुपए के अपने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और वित्त मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले युवा, महिला, अन्नदाता और गरीब को ध्यान में रख करके बनाए जाने वाले इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।